हेलो एवरीवन। तो देखो बच्चों, हम लोग जो लेक्चर में पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ना वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत उठ उठ के सवाल आते हैं एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो आओ देखो बात करते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की। ठीक है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है बच्चों, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की हम लोग बात करते हैं। ठीक, तो देखो ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होता क्या है। ठीक है, अभी समझते हैं इसको। जैसे मान लो हम लोगों ने कंटेनर लिया है इस तरीके से, ठीक है बच्चों, और इसके अंदर एक सॉल्यूशन तैयार कर दिया। ठीक है, क्या कर दिया, एक सॉल्यूशन तैयार कर दिया। इस सॉल्यूशन के अंदर दो कंपोनेंट होंगे, एक तो सॉल्यूट होगा, साथ में क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। ठीक है बच्चों, एक तो सॉल्यूट होगा और एक क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। तो देखो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ये वो प्रॉपर्टीज होते हैं जो क्या करती है, किसी एक सॉल्यूशन के अंदर नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करती है। समझ गया आपको, एक बार और रिपीट करें। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती है जो किस पर डिपेंड करती है, किसी एक सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं उनके नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर डिपेंड करता है। कौन, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। किसी सॉल्यूशन के अंदर नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स चेंज करोगे तो तुम्हारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी चेंज होगी, और जो किसी सॉल्यूशन के अंदर तुम लोगों ने क्या किया, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स को चेंज नहीं किया तो वहां पर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगी। इतना समझे या नहीं समझे? ठीक है, तो इसके हम लोग डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन होती है, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ये वो प्रॉपर्टीज होती है आर दोज प्रॉपर्टीज, ठीक है, विच डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। ठीक है, जो किस पर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर डिपेंड करता है। किसी सॉल्यूशन के अंदर तुम लोगों ने नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स को चेंज किया तो क्या होगा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज होगी, और जो किसी सॉल्यूशन के अंदर नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स चेंज नहीं किए तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी चेंज नहीं होगी। ठीक है बच्चों, अब देखो जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती है वो कितने टाइप्स की होती है। ठीक है बच्चों, कितने टाइप्स की होती है। ठीक है, बेसिकली जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती है वो 4 टाइप्स की होती है। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। सीपी से हम लोगों ने क्या लिख दिया, कितने टाइप की हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, सीपी मतलब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब देखो फर्स्ट होता है ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है बच्चों, फर्स्ट क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। सेकंड होता है रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है बच्चों, इसको क्या बोलते हैं, रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। इसको जो है ना वो प्यार से हम लोग आरएलवीपी बुलाते हैं। ठीक है, प्यार से इसको क्या बोलेंगे, आरएलवीपी। थर्ड जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है वो होता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है बच्चों, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। थर्ड तो ये हो गई। फोर्थ जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है वो होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है बच्चों, क्या होता है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो बेसिकली जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती है वो 4 टाइप्स की होती है। फर्स्ट होता है ऑस्मोटिक प्रेशर, सेकंड होता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, थर्ड होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और जो फोर्थ बात करें तो वो क्या होता है, रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, जिसको हम लोग प्यार से आरएलवीपी बुलाते हैं। ठीक है बच्चों, तो 1 बाय 1 सारे ही कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को हमें डील करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर के साथ ही डील करेंगे। ठीक है, उससे पहले क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, अब देखो बच्चों क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन ये है, विच इज नॉट अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है बच्चों, कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज नहीं है इनमें से। ठीक है, तो पहला ऑप्शन था, ठीक है, वो था रिलेटिव, चलो इसको छोड़ो, रिलेटिव। फर्स्ट है ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, सेकंड जो ऑप्शन है वो है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, बीपी से बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, सी ऑप्शन जो था वो था लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। डी जो है वो था एलिवेशन
इन बॉइलिंग पॉइंट हो गया, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन क्या था, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट था। तो भाई क्वेश्चन ये है कि इनमें से कौन सी हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज नहीं है। तो चार ऑप्शन थे, फर्स्ट ऑप्शन ऑस्मोटिक प्रेशर था, सेकंड ऑप्शन था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, थर्ड ऑप्शन था लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, और फोर्थ ऑप्शन जो था वो था डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। बड़े दिमाग से सोचना और जब आंसर को इसको टिक करके की कोशिश करना। देखो मैं आंसर बता रहा हूं, इसका आंसर क्या है इसका, हम लोगों ने अभी चार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी देखी है, 4 टाइप्स की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, एक RLVP होता है, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, है ना। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट देखा है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट देखा, चारों। तो उन चारों में से हमें देखो रिलेटिव, उसका नाम देखो क्या था, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, लेकिन आंसर क्या है इसका, लोअरिंग वेपर प्रेशर। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज नॉट अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। समझ गए बात को। तो ये क्वेश्चन आ सकते हैं, शायद आया भी हुआ है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, बट लोअरिंग वेपर प्रेशर इज नॉट अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। इस बात का खास तौर से ध्यान रखना, सिली मिस्टेक्स हो जाते हैं क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। आओ तो देखो हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के साथ ही डील करेंगे, नेक्स्ट जितने भी टाइप्स कितने उनको डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब देखो बच्चों, ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक प्रेशर है, ऑस्मोटिक प्रेशर 4 टाइप्स का बताया कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो ऑस्मोटिक प्रेशर को पढ़ने से पहले एक पढ़ते हैं हम लोग ऑस्मोसिस, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर से पढ़ने से पहले हम लोग क्या पढ़ते हैं, ऑस्मोसिस पढ़ते हैं, ठीक है बच्चों। क्या पढ़ते हैं, ऑस्मोसिस। तो ये देखो ऑस्मोसिस है क्या, अभी सुनते रहे ना ऑस्मोसिस होता है क्या। अब देखो एक कंटेनर ले रखा है ये, ठीक है, ये कंटेनर ले रखा है इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ इस कंटेनर को हम लोगों ने क्या कर रखा है, एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से यहाँ पर अटैच कर रखा है, ठीक है बच्चों। ये क्या लगा रखा है, सेमी, यहाँ पर लगा हुआ है एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है बच्चों। ये क्या लगा हुआ है, एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा हुआ है। फिर फर्दर इसी से क्या है, एक दूसरा कंटेनर भी यहाँ पर अटैच है, एक दूसरा कंटेनर भी अटैच है यहाँ से, इससे इस तरीके से। अब देखो क्या है, इस कंटेनर के अंदर जो है वो एक डाइल्यूट सॉल्यूशन है, ठीक है बच्चों। क्या है इस कंटेनर के अंदर, इस कंटेनर के अंदर है डाइल्यूट सॉल्यूशन, ठीक है बच्चों। और ये वाला जो कंटेनर है उस कंटेनर के अंदर है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, ठीक है बच्चों। इन दो सॉल्यूशंस को हम लोग इंट्रोड्यूस कर चुके हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, फर्स्ट लेक्चर के अंदर ही, ठीक है ठीक है। और ये क्या लगा हुआ है, दो कंटेनर आपस में, एक कंटेनर के अंदर डाइल्यूट सॉल्यूशन और एक कंटेनर के अंदर क्या है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, और उसको किससे अटैच कर रखा है, एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से अटैच कर रखा है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की हम लोग कुछ प्रॉपर्टी को जान लेते हैं, ठीक है बच्चों। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन वो इस तरीके की मेम्ब्रेन होती है और इसके अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे होल्स होते हैं, ठीक है बच्चों। इसके अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे होल्स होते हैं। अब एक बात देखो, एक तो होता है सॉल्यूट, ठीक है, सॉल्यूट के पार्टिकल्स होंगे, सॉल्यूट का पार्टिकल होगा और साथ में किसका पार्टिकल होगा, सॉल्वेंट का पार्टिकल होगा। ये जो सॉल्यूट का पार्टिकल होता है इसका साइज जो होता है वो लार्ज होता है, समझिएगा। तो साइज क्या होता है, लार्ज होता है, बड़ा साइज होता है। और जो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स होते हैं उनका जो साइज होता है पार्टिकल्स का वो क्या होता है, स्मॉल होता है, छोटा साइज होता है। और ये जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है इसकी जो साइज होती है, इसके अंदर जो पोर्स के जो होल्स जो साइज होते हैं वो क्या होते हैं, सॉल्यूट के पार्टिकल्स का साइज बड़ा होता है तो वो उससे पास आउट नहीं कर सकते, लेकिन जो सॉल्वेंट के जो पार्टिकल्स होते हैं उनका साइज जो होता है वो छोटा होता है, तो इसके पोर्स में से क्या करते हैं, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के पोर्स में से क्या होता है, पासेज कर लेते हैं। तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का वर्क क्या होता है, बेसिकली वर्क ये होता है कि सॉल्वेंट के जो पार्टिकल्स होता है उसको पास कराने का काम होता है इसका, समझ गए बात को। और ये जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है दो तरीके की होती है, एक तो आर्टिफिशियल होती है और एक क्या होती है, जो हम लोग नेचुरली होती है, ठीक है। दो तरीके की चीजें होती है, तो नेचुरली होती है, आर्टिफिशियल होता है। आर्टिफिशियल वो जो मैनमेड द्वारा बनाया जाता है लैब वगैरह के अंदर, उसको आर्टिफिशियल बोला जाता है, और जो नेचर में मिलता है उसको बोलते हैं नेचुरली अकरिंग, ठीक है। तो नेचुरली अकरिंग में क्या होता है, जो पिग वगैरह होता है ना, जो सुअर वगैरह का जो पिग का ब्लैडर वगैरह होता है, ठीक है, वो सब किसकी तरफ वर्क करता है, एक नेचुरल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरफ वर्क करता है, ठीक है। वो इतना बेटर अच्छा वर्क नहीं करता, इसलिए हम लोग किसको यूज करते हैं, कॉपर हेक्सा फेरोसाइनाइड का यूज करते हैं। वो जो होता है बहुत अच्छा क्या होता है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होता है। जितना नेचुरल वाला जो होता है ना अच्छा वर्क नहीं करता, नेचुरल वाला इतना अच्छा वर्क इसलिए नहीं करता क्योंकि उसमें से कुछ सॉल्यूट के पार्टिकल्स भी पास आउट हो जाते हैं, तो इसलिए हम लोगों ने क्या कर दिया, लैब के अंदर प्रिपेयर कर दिया, तो उसी को हम लोग बेसिकली यूज करते हैं, ठीक है। बहुत अच्छा खासा यूज देता है, उसका वर्क भी होता है। तो इसके अंदर देखो क्या है, अब देखो यहाँ पर क्या है, डाइल्यूट सॉल्यूशन। और हमें पता है डाइल्यूट सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसके अंदर जो हमारे सॉल्वेंट होता है वो लार्ज अमाउंट में होता है। सॉल्वेंट क्या होता है, लार्ज अमाउंट में सॉल्वेंट होता है, और जो सॉल्यूट होता है वो क्या होता है, लेस अमाउंट में होता है, सॉल्यूट होता है लेस अमाउंट में।
और जब मैं कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन पे जाऊं तो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसके अंदर हमारा मोर सॉल्यूट क्या होता है, ज्यादा होता है, सॉल्यूट क्या होता है इसके अंदर, ज्यादा होता है, और जो सॉल्वेंट होता है वो क्या होता है, कम होता है। ठीक है, और बेसिकली हमें एक बात पता है कि नेचर के अंदर होता क्या है, जो भी चीजें फ्लो करती हैं वो क्या करती हैं, ज्यादा से कम की तरफ करती है, भाई करती है ना, ज्यादा से कम की तरफ। पानी चाहे बह रहा है तो क्या है, पानी एक तरफ कम पानी है और एक तरफ ज्यादा पानी है, तो फ्लो क्या कम से ज्यादा की तरफ करेगा, ज्यादा से कम की तरफ करेगा, ज्यादा से कम की तरफ करेगा। ठीक है, और जैसे झरने वगैरह से पानी गिरता है तो भाई झरने पर से पानी बहुत सारा आ रहा होता है ना, बहुत सारा आ रहा होता है, तो नीचे की तरफ गिरता है क्योंकि नीचे पानी कम होता है। ठीक है, तो एक नेचुरल टेंडेंसी है इस दुनिया के अंदर, जो भी चीजें फ्लो करती हैं वो क्या करती हैं, ज्यादा से कम की तरफ करती है। ठीक बच्चों, अब देखो यहां पर क्या है, डाइल्यूट सॉल्यूशन है। ठीक है, यहाँ इधर इस कंटेनर में क्या डाइल्यूट सॉल्यूशन है और इधर क्या कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है। ठीक है बच्चों, अब देखो जो भी सॉल्वेंट इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से कौन पास करेगा, सिर्फ सॉल्वेंट के ही तो पार्टिकल्स पास करेंगे, सॉल्यूट के तो पार्टिकल्स वैसे ही नहीं पास करने क्योंकि उनका साइज बहुत बड़ा है। तो ऑस्मोसिस बेसिकली होता क्या है, ऑस्मोसिस होता है जो भी तुम्हारा सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल पार्टिकल्स का, जो भी सॉल्वेंट का जो फ्लो हो रहा है एक डाइल्यूट सॉल्यूशन साइड से कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन साइड की तरफ, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस बोलते हैं। अब समझे नहीं समझे, नहीं समझे तो एक बार और सुनो, जो भी तुम्हारा डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन साइड की तरफ जो भी सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का, जो भी सॉल्वेंट का क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, ऑस्मोसिस। ठीक है, तो देखो द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स बोले या पार्टिकल्स बोले, मॉलिक्यूल्स फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन साइड टू कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन साइड इज नोन एज ऑस्मोसिस। समझ गया, तो उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, ऑस्मोसिस बोलते हैं। इतना समझे या नहीं समझे, बहुत बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। तो कोई पूछो ऑस्मोसिस क्या होता है, तो ऑस्मोसिस में क्या होता है, डाइल्यूट सॉल्यूशन साइड से कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन साइड की तरफ क्या होता है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का फ्लो होता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ऑस्मोसिस। इतना समझे, ठीक है। अब देखो ये तो हम लोग ऑस्मोसिस को पूरा बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। ठीक है, और भाई तुमसे कोई पूछने लगे कंसंट्रेटेड से डाइल्यूट की तरफ क्यों नहीं फ्लो हुआ, तो उसका रीजन सिंपल ये है कि कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन साइड की तरफ जो सॉल्वेंट है वो क्या लेस अमाउंट के अंदर है, और जो डाइल्यूट सॉल्यूशन साइड की तरफ जो सॉल्वेंट है वो ज्यादा अमाउंट में, लार्ज अमाउंट में है। तो चीजें फ्लो कहाँ करेंगे, ज्यादा से कम की तरफ तो करेंगे, क्योंकि हमारा सॉल्यूट के पार्टिकल्स का तो फ्लो ही नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ से सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा हुआ है। इसका जो पोर्स का साइज है वो क्या होता है, बहुत छोटा होता है, जिसकी वजह से सॉल्यूट के पार्टिकल्स का साइज बड़ा होता है, वो पास आउट नहीं करते। ठीक है, तो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल से सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से सिर्फ पास करेंगे। ये तो हो गई ऑस्मोसिस की कहानी। अब देखो नेक्स्ट जो हम लोग बात करते हैं वो पढ़ते हैं हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर को। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर को समझने से पहले हमें ऑस्मोसिस पढ़ना जरूरी था। ठीक है, ये एक बेस बनाता है ऑस्मोटिक प्रेशर का। ऑस्मोसिस पढ़ लिया तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो गया, अपने आप ही समझ में आ जाता है। ठीक है बच्चों, तो देखो तो हम लोग देखो बात करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर की। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है उसको पाई से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है बच्चों, ऑस्मोटिक प्रेशर को हम लोग पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब सुनते रहना ऑस्मोटिक प्रेशर होता क्या है। ऑस्मोसिस से ही रिलेट होता है ऑस्मोटिक प्रेशर, उसको समझ लिया तो ये भी आ गया। ठीक है, अब देखो बेसिकली कहा क्या था हम लोगों ने ऑस्मोसिस के अंदर, इस तरीके से एक कंटेनर लिया था और इस कंटेनर को क्या कहते हैं, यहाँ पर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा हुआ था, एसपीएम से इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को। ठीक है, और फर्दर यही जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से दूसरा भी यहाँ पर कंटेनर अटैच है। ठीक है, एक दूसरा कंटेनर अटैच है और इसके अंदर जो था वो एक डाइल्यूट सॉल्यूशन था। एक कंटेनर के अंदर क्या था, डाइल्यूट सॉल्यूशन था, और एक जो दूसरा कंटेनर था उसके अंदर क्या था, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन था। ठीक है बच्चों, एक तरफ क्या था डाइल्यूट सॉल्यूशन था और एक तरफ क्या था कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन था। और ऑस्मोसिस के अंदर क्या हो रहा था, जो भी सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का जो फ्लो हो रहा था वो डाइल्यूट सॉल्यूशन साइड से कहां हो रहा था, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन साइड की तरफ हो रहा था, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू, किसका, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का। ठीक है, उसी को हम लोग ऑस्मोसिस बेसिकली बोलते हैं ना। ऑस्मोटिक प्रेशर देखो क्या है, जो सबसे पहले ऑस्मोसिस में क्या था हमारा, ऑस्मोटिक प्रेशर को निकालूंगा यहां से, तो ऑस्मोसिस में सिंपल ये था, जो भाई सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का फ्लो हो रहा था एक डाइल्यूट सॉल्यूशन साइड से कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन साइड की तरफ, उसी को ऑस्मोसिस बोल रहा हूं।
अब एक बात देखो, इधर से इधर फ्लो कर रहा था, लेकिन मैं इधर की तरफ एक एक्सटर्नल प्रेशर लगा दूं, समझ गया आपको, ये क्या एक एक्सटर्नल पी एक्सटर्नल लगा दूं, यहां से एक्सटर्नल प्रेशर लगा दूं कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन साइड की तरफ, तो उससे क्या होगा, पूरा ऑस्मोसिस रुक नहीं जाएगा। समझ गए बात को? कहने का मतलब है ऑस्मोसिस के अंदर जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हैं उसका फ्लो हो रहा था डाइल्यूट सॉल्यूशन साइड से कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन साइड की तरफ, हो रहा था नहीं हो रहा था, लेकिन मैं कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन साइड की तरफ एक एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई कर दूं जिससे हमारा नेट ऑस्मोसिस रुक जाए। नेट ऑस्मोसिस रुकने का मतलब क्या है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का जो फ्लो हो रहा था इधर से इधर की तरफ डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन साइड की तरफ, वो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। ठीक है, और उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, तो जो भी एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई कर रहे हो तुम कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन साइड की तरफ जिससे तुम्हारा एक ऑस्मोसिस नेट ऑस्मोसिस स्टॉप हो जा रहा है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, ऑस्मोटिक प्रेशर। उसको पाई से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन की बात करें तो सिंपल लिख दें, द एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाइड टू द एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाइड टू कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन साइड टू स्टॉप नेट ऑस्मोसिस। समझ गया आपको, क्या कर रहा है, स्टॉप कर दे रहा है नेट ऑस्मोसिस को, उसी को क्या बोलते हैं, इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है बच्चों, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। इतना समझे, इसको छापो। देखो बच्चों, ये तो पूरा तुम्हारा थ्योरेटिकल कंसेप्ट हो गया। ठीक है, ये पूरा थ्योरेटिकल कंसेप्ट था कि ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। तो यहां से न्यूमेरिकल्स आते हैं भाई, पहले बता दे रहा हूं, तो हम लोग इसके मैथमेटिकल फॉर्म पे चलते हैं। ठीक है, फॉर्मूले के ऊपर चलते हैं। अब देखो, एक्सपेरिमेंट से ये पता चला हमें, एक्सपेरिमेंट से ये पता चला कि कहीं पर कंसंट्रेशन जो होगी ना, सी क्या है यहाँ पर, सी जो है वो यहाँ पर है कंसंट्रेशन। समझ, तो क्या है कंसंट्रेशन। तो एक्सपेरिमेंट से ये पता चला कि कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, और जो टेम्परेचर ज्यादा हुआ तो भी ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, यहाँ पे टेम्परेचर है, समझ गया, तो ठीक है, यहाँ पे टेम्परेचर है, टेम्परेचर ज्यादा हुआ तो वहां पर क्या होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, इतना समझे। अब देखो, इस इक्वेशन को हम लोग इस तरीके से लिखना चाहे तो लिख सकते हैं ना, पाई इज इक्वल टू डायरेक्ट पोर्शन टू सी टी, कंबाइन करके लिख दिया दो इक्वेशन को, एक फर्स्ट इक्वेशन ये थी और एक सेकंड इक्वेशन ये थी, इन दोनों कंबाइन करके ये नेट ओवरऑल इक्वेशन थी। अब देखो, जब प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आ जाता है, वो आता है, ये क्या है, एक आर जो है वो एक कांस्टेंट आ चुका है। समझिएगा, तो आर क्या हो चुका है, जब प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाए तो एक कांस्टेंट आ चुका है। ठीक है, इन्हीं सारी चीजों को हम लोग देखेंगे कि इसके अंदर क्या है। ठीक है, तो देखो बेसिकली पाई जो है वो क्या है, एक ऑस्मोटिक प्रेशर है। समझिएगा, तो पाई क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर है। ठीक, सी जो है यहां पर देखो, ये वो क्या है, कंसंट्रेशन। समझिएगा, तो सी क्या है, कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन निकालने का फॉर्मूला होता है एन बाई वी। ठीक है, एन बाई वी का मतलब क्या है, एन क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ मोल्स, हमें नंबर ऑफ मोल्स पता होगा और जो वॉल्यूम पता होगा यहाँ पर, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कंसंट्रेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, आर जो है बेसिकली यहाँ पर वो है गैस कांस्टेंट, इसकी वैल्यू तुमने 11th क्लास में इंट्रोड्यूस हो जाती है गैस कांस्टेंट की। समझ गए, तो आर की वैल्यू जो होती है इंट्रोड्यूस हो जाती है। आर की बहुत सारी वैल्यू होती है, कहीं पर ये भी होती है 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। समझ गए बात को, एक होती है 0.0821 एटीएम लीटर इनवर्स केल्विन। ठीक है, मोल इनवर्स, समझ गया, तो ये होती है। तो बेसिकली हमें 8.314 वाली वैल्यू नहीं यूज करनी, क्योंकि यहाँ पर देखो यूनिट के अंदर क्या आ रहा है, जूल आ रहा है। तो जूल किसकी यूनिट है, जब हम लोग एनर्जी वगैरह कैलकुलेट कर रहे होते हैं, वर्क डन वगैरह कैलकुलेट कर रहे होते हैं, तो ये यूज करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर को कैलकुलेट करेंगे, तो ऑस्मोटिक प्रेशर में जो आर की वैल्यू होगी वो ये वाली यूज करना है। समझ गया आपको, तो आर की जो वैल्यू तुम यूज करोगे वो क्या करोगे, 0.0821 एटीएम लीटर इनवर्स केल्विन इनवर्स, और यहाँ क्या है, मोल इनवर्स।
इतना समझे नहीं समझे? ऐसा क्यों करा हम लोगों ने, इस वाली वैल्यू को क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पर एटीएम दे रखा है यूनिट इसकी, और जो हमें ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो उसकी भी ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या होता है, प्रेशर की यूनिट एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, एटीएम में होती है, ठीक है, इसलिए हम लोगों ने इसको यूज किया, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो यहाँ पर इसी इक्वेशन में क्या है, इसी इक्वेशन में देखो क्या है, टी भी तो है, टेम्परेचर है। अब ये जो टी क्या है, टेम्परेचर, समझ गया? तो टेम्परेचर को किस में लेना है, केल्विन में। केल्विन में क्यों बदलना है, सेल्सियस में दे रखा तो उसको केल्विन में चेंज कर देना, क्योंकि यहाँ पर देखो क्या है, यूनिट के अंदर आर की वैल्यू के अंदर केल्विन दे रखे ना, ठीक है। अब देखो एक बात बता रहा हूं मैं तुम्हें, वो सुनते रहना, ठीक है। मोलैरिटी होती क्या है, मोलैरिटी होती है कि हमारा 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर, सुनते रहना, 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर कितने मतलब 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर कितने मोल्स हैं सॉल्यूट के, वही क्या होती है तुम्हारी मोलैरिटी होती है। कहने का मतलब 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने हैं, वही क्या होगी, मोलैरिटी, ठीक है। अब देखो कंसंट्रेशन क्या होता है, कंसंट्रेशन होता है का फॉर्मूला N/V होता है ना, N/V होता है, देखा है। कंसंट्रेशन निकालना हो तो नंबर ऑफ मोल्स को वॉल्यूम से डिवाइड होगा, और जो नंबर ऑफ मोल्स को वॉल्यूम से मैं डिवाइड लगा दूं, समझ गया? और जो मैंने वॉल्यूम क्या कर दिया, 1 लीटर कर दिया, समझ गया? आपको वॉल्यूम क्या कर दिया, 1 लीटर कर दिया, और नंबर ऑफ मोल्स क्या कर दिया, 1 हो गया, तो कंसंट्रेशन क्या हो गई, 1 हो गई ना। तो मोलैरिटी क्या होता है, बेसिकली नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और यहाँ क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होता है 1 लीटर। ये समझे नहीं समझे? इसको चलो एक बार और समझा देता हूँ। पहले मोलैरिटी समझ लो, मोलैरिटी तो बता रखा है, कितने नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट होते हैं 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर, वो इसका फॉर्मूला तो मोलैरिटी का। और जो बेसिकली देखो मैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1 लीटर होता है, समझ गया? तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1 लीटर होता है, और कंसंट्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, N/V होता है, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम। और जब मैं वॉल्यूम को क्या कर दूं, 1 लीटर कर दूं, तो कंसंट्रेशन किसके बराबर हो गई, N के बराबर नहीं हो गई, तो मैं इस N की जगह यहां रख सकता हूं ना कंसंट्रेशन, तो मोलैरिटी किसके बराबर आ चुकी है, कंसंट्रेशन के बराबर। समझ गया आपको? तो एक तो मेरे पास फॉर्मूला है ये, एक तो फॉर्मूला है मेरे पास ये वाला, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, पाई इक्वल टू CRT। और मैं एक फॉर्मूला ये भी तो लिख सकता हूँ, C की जगह क्या यूज कर दूंगा मैं, M को यूज कर दूंगा मोलैरिटी को, तो M/T। और M क्या है बेसिकली यहाँ पर, M जो है वो है मोलैरिटी, M क्या है यहाँ पर, मोलैरिटी है। ये हम लोगों ने कब इक्वेशन का यूज किया है, जो हमारा वॉल्यूम क्या हो चुका है, 1 लीटर हो चुका है, ठीक है। बेसिकली तुम कंसंट्रेशन को ध्यान रखना, C वाले फॉर्मूले को, ये भी ठीक है, ध्यान रख रखा है तुम्हें। तो ये पूरी कहानी जो है तुम्हारी किसकी है, ऑस्मोटिक प्रेशर की, ठीक है बच्चों। और ध्यान रखना, ये ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, ये प्रेशर है ना एक तरीके से, ये पाई के ऑस्मोटिक प्रेशर है, तो इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट भी तो ATM में होगी, समझ गया आपको? प्रेशर की यूनिट क्या होती है, ATM होती है, पास्कल भी होती है ना, ATM पास्कल। तो हमें बेसिकली ATM में निकालना है, क्योंकि R की वैल्यू हम लोग ATM वाली यूज कर रहे हैं। इतना समझे नहीं समझे? ठीक। नेक्स्ट देखो, जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है रिवर्स ऑस्मोसिस। RO का तो नाम सुना होगा, घर के अंदर RO लगता है ना, तो जो RO लगता है तो वो किस फिनोमेना पे काम करता है, वो देखो रिवर्स ऑस्मोसिस होता है, समझ गया? तो वो क्या होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस होता है। रिवर्स ऑस्मोसिस, ये जो रिवर्स ऑस्मोसिस होता है इसको हम लोग RO बोलते हैं। वो जो RO सिस्टम चलता है ना हमारे घर के अंदर, पूरा फिनोमेना इसके ऊपर ही बेस्ड है, ठीक है। उसको भी सुनते रहना भाई, जब इतना कुछ सुना तो इसको भी सुनो। देखो ये कंटेनर है इस तरीके से, ठीक है, और ये एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से इस तरीके से अटैच है। यहाँ पर जो एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा हुआ है, SPM बोल रहे हैं, ठीक है, सुपरिटेंडेंट पुलिस वगैरह नहीं है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, ठीक है। और इसी से फर्दर हम लोगों ने क्या कर रखा है, कंटेनर को अटैच कर रखा है, यहाँ पर इस तरीके से कर रखा है भाई। और इसके अंदर जो था सॉल्यूशन वो कौन सा था, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन था, और इधर की तरफ जो सॉल्यूशन भरा हुआ था इस वाले कंटेनर के अंदर, वो क्या था, एक डाइल्यूट सॉल्यूशन था, ठीक है। कौन सा सॉल्यूशन था, एक डाइल्यूट सॉल्यूशन था। इतना समझे नहीं समझे? ऑस्मोसिस के अंदर क्या हो रहा था कि जो हमारा सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का फ्लो हो रहा था वो डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ हो रहा था, तो उसी को हम लोग ऑस्मोसिस बोलते हैं ना। और ऑस्मोटिक प्रेशर क्या था कि मैं इधर की तरफ एक एक्सटर्नल प्रेशर को क्या कर रहा हूँ, ये एक पिस्टन है, उसके थ्रू क्या कर रहा हूँ, मैं एक एक्सटर्नल प्रेशर लगा रहा हूँ, P एक्सटर्नल। ये एक्सटर्नल प्रेशर लगा दिया किधर की तरफ, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन साइड की तरफ, जिससे हमारा नेट ऑस्मोसिस क्या था, वो रुक जा रहा था। अब एक बात देखो, यहां पर जितना मैंने प्रेशर लगाया उससे क्या हो गया, नेट ऑस्मोसिस रुका था, उसी को ऑस्मोटिक प्रेशर बोला। क्या मैं उस प्रेशर से, ऑस्मोटिक प्रेशर से भी ज्यादा प्रेशर को अप्लाई कर दूं
तो जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का इधर की तरफ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन साइड की तरफ प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाएगा। प्रेशर क्या होगा? बहुत ज्यादा हो जाएगा। उससे जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का जो फ्लो होगा वो क्या हो जाएगा? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन साइड से डाइल्यूट सॉल्यूशन साइड की तरफ चला जाएगा, और उसी को नाम क्या दे दूंगा मैं? रिवर्स ऑस्मोसिस। समझ गए आपको? तो ऑस्मोसिस का ही उल्टा क्या होता है? रिवर्स ऑस्मोसिस होता है। ठीक है बच्चों, ऑस्मोसिस में जो डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन साइड की तरफ क्या होता है? नेट मॉलिक्यूल्स का, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का फ्लो हो रहा था, और रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या होगा? इसका उल्टा हो जाएगा। तो ऑस्मोटिक प्रेशर से जब मैं एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई करता हूं कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन साइड की तरफ, तो उससे हमारा ऑस्मोसिस जो है वो कहां से? सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्लो करता है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन साइड से डाइल्यूट सॉल्यूशन साइड की तरफ। ठीक है, तो इसको रफ करके थोड़ा छोटा सा डेफिनेशन लिख देते हैं। ठीक है, देखो, द प्रेशर इज ग्रेटर देन द ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर हुआ, द ऑस्मोटिक प्रेशर, देन द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल flow from concentrated solution side to dilute solution side। ठीक है, किधर से किधर करेगा? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन साइड से डाइल्यूट सॉल्यूशन साइड करेगा। उसी को क्या बोलूंगा मैं? इज नोन एज रिवर्स ऑस्मोसिस आरओ। ठीक है, तो जो हमारा आरओ का जो काम करता है पूरा प्रोफिनोमेना वो इसके बेसिस पे काम करता है। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से देखो दो तरीके के सॉल्यूशन और होते हैं। ठीक है, दो सॉल्यूशन की मैं एक और बात कर लेता हूं यहां पर। ठीक है, तो वो देखो क्या है। वो ये है कि दो तरीके के सॉल्यूशन है। एक तो होता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, और एक होता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, एक तो होता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन और एक होता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, एक तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, क्या हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अब देखो तुम बोलते हो भाई, कोई बंदा गुस्सा हो जाता है, बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया, ठीक है, तुम उसको यही तो बोलते हो भाई तो इतना हाइपर क्यों हो रहा है, इतना गुस्सा क्यों हो रहा है। ठीक है, उसे गुस्सा बहुत ज्यादा गया, तुमने इसलिए बोला हाइपर है। ठीक है, अब देखो होता है क्या है, एक सॉल्यूशन हम लोगों ने इस कंटेनर के अंदर ये ले लिया, ठीक है, और एक कंटेनर लिया उसके अंदर ये वाला सॉल्यूशन ले लिया। ठीक है, दो कंटेनर रखे, इसका जो कंसंट्रेशन है वो C1 है और टेम्परेचर T1 है। इसका जो कंसंट्रेशन है C1 है, इसका टेम्परेचर कितना है T1 है, सॉरी C2, दूसरा C2 है और इसका टेम्परेचर कितना है T2। ठीक है, अब देखो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसमें क्या होता है, हाई ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, हाई ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। जिस भी सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, बहुत ज्यादा हाई होता है। ठीक है, वो सॉल्यूशन क्या होगा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अब जो कोई सॉल्यूशन होगा उस सॉल्यूशन का क्या होगा, लोवेस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, कम होगा, तो वो सॉल्यूशन कौन सा होगा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो बेसिकली दो टाइप के सॉल्यूशन है, एक तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिस सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर बहुत ज्यादा हाई होता है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसके अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, कम होता है। ठीक है, इतना समझिए। फिर नेक्स्ट देखो, एक होता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ये तो हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक। इसी तरीके से एक होता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, उसको भी सुनते रहना भाई। ठीक है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, जैसे एक कंटेनर ये ले रखा है, ठीक है, और एक कंटेनर के अंदर दूसरा सॉल्यूशन तैयार कर रखा है। ठीक है, अब देखो आइसोटोनिक सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होते हैं जिन दो सॉल्यूशन का क्या होता है, टू सॉल्यूशन हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। समझिए आपको, जिनका क्या होता है, सेम ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, उसी सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। कहने का मतलब एक सॉल्यूशन ये वन और एक दूसरा सॉल्यूशन ये बना रखा है सेकेंड कंटेनर के अंदर, तो इन दो सॉल्यूशन का क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है,
सेम है, तो उन सॉल्यूशन को क्या बोलूंगा मैं, एक आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो इसका जो कंसंट्रेशन है वो C1 है, टेम्परेचर T1 है, इस वाले सॉल्यूशन का C1 है, इसका क्या है T1 है। तो यहाँ पर जो होगा π1 इज इक्वल टू C1 R T1, ये फॉर्मूला होगा इस वाले सॉल्यूशन के लिए ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए। इसके लिए क्या होगा, सॉरी इसका दूसरा सॉल्यूशन है C2 और टेम्परेचर क्या है T2, तो π2 ऑस्मोटिक प्रेशर π2 C2 R T2। R क्या होता है, कांस्टेंट होता है सबके लिए। अब देखो इन दोनों सॉल्यूशन का क्या है, C1 बराबर C2, कंसंट्रेशन भी दोनों की क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, क्योंकि देखा भाई ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर और ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन को तुमने चेंज कर दिया तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी चेंज होगा, और जो तुमने टेम्परेचर चेंज कर दिया जब भी क्या होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर चेंज होगा। तो दो सॉल्यूशन के ऑस्मोटिक प्रेशर जब ये बराबर हो सकते हैं जब उन दोनों का कंसंट्रेशन क्या हो, बराबर हो, और साथ में टेम्परेचर भी क्या हो, दोनों बराबर होना चाहिए। तो कोई भी दो सॉल्यूशन है, उन दोनों सॉल्यूशन के क्या है, कंसंट्रेशन सेम है, साथ में टेम्परेचर सेम है, तो हम दोनों सॉल्यूशन का क्या होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर भी बराबर होगा। समझ गया? तो कोई भी ऐसे दो सॉल्यूशन जिनका सॉल्यूशन बराबर है, सेम है, टेम्परेचर सेम है, तो उन दो सॉल्यूशंस के ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या होंगे, सेम होंगे। तो उसी सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, ये कैसे सॉल्यूशन है, वो एक आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो ये तो पूरा भाई जितनी भी चर्चा थी ना इतनी अब तक, वो सब ऑस्मोटिक प्रेशर से थी। और ध्यान रखना आता है क्वेश्चन, ठीक है, एमसीक्यू में पूछ लेता है, टिक करने के आ जाता है ये सारी चीजें, ठीक है, बहुत बेसिक है। कभी कभी पूछ लेता है कि भाई दो सॉल्यूशन है, उनका कंसंट्रेशन सेम है, तो उन सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर बोलेंगे, हाइपरटोनिक बोलेंगे, हाइपोटोनिक बोलेंगे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलेंगे। तो सीधा आंसर कहाँ टिक मारेंगे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन में, क्योंकि दो सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन बराबर तो ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर होगा, ठीक है। तो ये तो सारी चर्चा हो गई तुम्हारी ऑस्मोटिक प्रेशर की, ठीक है। नेक्स्ट आगे हम लोग फिर से डील करते हैं जो बची हुई कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है उनके साथ, ठीक है। जो तो देखो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं, ठीक है। किसकी बात करेंगे हम लोग, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हेडिंग लगा लो, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। जो भी एलिवेशन आता है इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, इसकी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, इसको सुनते हैं ना अच्छे से, ठीक है। देखो होता क्या है ये, उसकी बात करते हैं, ठीक है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, देखो ये कंटेनर ले रखा है, ठीक है बच्चों, ठीक है, ये कंटेनर ले रखा है, और इस कंटेनर के अंदर जो सॉल्वेंट है वो प्योर सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट है। उस सॉल्वेंट को मैं मान के चल रहा हूँ पानी रख रखा है इसके अंदर, समझ गए बात को। उस सॉल्वेंट को मान के चल रहा हूँ मैं, इस कंटेनर के अंदर प्योर सॉल्वेंट भरा हुआ है, इसके अंदर वाटर है, इसके अंदर कोई इम्प्योरिटी मिक्स नहीं है, हमने कोई किसी प्रकार का सॉल्यूशन नहीं तैयार किया। फिर देखो इसी के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, एक नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस को ऐड कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को ऐड कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। दो तरीके की चीजें होती हैं, तो होता है वॉलेटाइल होता है सब्सटेंस होता है, एक होता है नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस। वॉलेटाइल सब्सटेंस वो सब्सटेंस होते हैं जिनकी भाप बन जाती है, जिनके वाष्प बनते हैं, ठीक है, जिनकी भाप बन के उड़ जाती है। जैसे पेट्रोल है, पेट्रोल क्या होता है, भाप बन के उड़ जाती है, तो वो क्या एक वॉलेटाइल सब्सटेंस है। और जिनकी भाप बन के नहीं उड़ती वो सब क्या होते हैं, एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूशन सब्सटेंस होते हैं, ठीक है। तो यूरिया हो गया तुम्हारा कोई पत्थर हो गया, ग्लूकोज हो गया, इन सब की क्या होती है, भाप नहीं बनते, ठीक है, इनके क्या होते हैं, भाप नहीं बनते हैं, वेपर्स नहीं बनते हैं, तो ये सब क्या है, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, ठीक है। समझते रहे ना इस कंसेप्ट को, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को। अब देखो होता क्या है, जब इसके अंदर हम लोगों ने प्योर सॉल्वेंट था और उसके अंदर क्या कर रहे हैं, एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को ऐड कर रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है, एक सॉल्यूशन तैयार हो रहा है, समझ आपको, उससे क्या हो गया, एक सॉल्यूशन तैयार हो गया, ये बेसिकली एक सॉल्यूशन बन गया, समझ आपको, एक सॉल्यूशन बन गया। अब एक बात देखो, जो प्योर सॉल्वेंट है, ठीक है, जो प्योर सॉल्वेंट है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा उसको मैं TB नॉट से रिप्रेजेंट करूँ, समझ आपको, जो प्योर सॉल्वेंट है उसका उसमें बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो TB नॉट कर रहा हूँ, ठीक है। और जो यहाँ पर सॉल्यूशन का जो भी बॉइलिंग पॉइंट होगा उसको मैं TS से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, समझ आपको। ये जो बॉइलिंग पॉइंट है, सॉरी चलो यहाँ पे TB लिखता हूँ मैं, यहाँ पे TB है और यहाँ पे क्या S, ये एक सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है और ये किसका है, प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट है।
तो जो प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना है, TB नॉट है, और जो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या है, TBS। ठीक, अब देखो मान लो हमारा इस कंटेनर के अंदर प्योर वाटर भरा हुआ है, प्योर वाटर भरा हुआ है स्टार्टिंग में। तो जब प्योर वाटर है तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो कितना होगा, 100 डिग्री सेल्सियस होगा या नहीं होगा, वो कितने पे बॉइल होगा, बॉइल कितने पे होगा, वो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉइल होगा ना। अब देखो बाहर से तुमने क्या किया, एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट इसके अंदर भर दिया, तो ये क्या एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है, मान लो तुमने पत्थर भर दिया इसके अंदर, ठीक है। तो ये किस तरीके से कंटेनर है भाई, और इस कंटेनर के अंदर पहले क्या था, स्टार्टिंग में पानी था। तो जब तुम इसको नीचे से हीट कर रहे थे तो ये पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट था वो कितना था, 100 डिग्री सेल्सियस था। लेकिन इसी पानी के अंदर क्या किया है, एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को भर दिया है, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को भर दिया। तो जब तुम इसको नीचे से हीट करने जा रहे हो, यहां से नीचे से तुम इसको हीट करने जा रहे हो, तो ये हीट जो है वो 2 डायरेक्शन में बट रही है। कितने डायरेक्शन में बट रही है जाकर के, 2 डायरेक्शन में जाकर के बट रही है। एक तो जो डायरेक्शन में बढ़ रही है वो तो पानी को हीट करने के लिए जा रही है, हीट जो हीट यहां से नीचे से तुम दे रहे हो वो क्या कर रही है, 2 जगह बट गई। एक तो पानी को गर्म करने के लिए जा रही है, हीट करने के लिए। दूसरा इसमें जो नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट पत्थर डाल दिया है तुमने, तो उस पत्थर को भी तो हीट करने जा रही है। तो क्या बॉइलिंग पॉइंट अभी भी 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा सॉल्यूशन का, नहीं रहेगा ना, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बढ़ के मान लो कंसीडर कर लिया मैंने 102 डिग्री सेल्सियस हो गया, ठीक है, 102 डिग्री सेल्सियस हो गया, ठीक है। इतना समझे नहीं समझे, कितना हो गया, 100 डिग्री से 102 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो कभी कोई भी एक सॉल्यूशन है, प्योर सॉल्वेंट है, ठीक है, कोई भी एक प्योर सॉल्वेंट है, उसके अंदर तुम क्या कर रहे हो, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को ऐड कर रहे हो, तो उससे क्या हो रहा है, वो जो बनने वाला जो सॉल्यूशन है उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो चुका है, बढ़ चुका है ना। तो उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। समझे बात को, नहीं समझे? तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट सिंपल ये होता है कि कोई भी तुमने एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को ऐड किया है किसी भी एक प्योर सॉल्वेंट के अंदर, तो उससे क्या हो रहा है, वो जो इंक्रीमेंट हो रहा है बॉइलिंग पॉइंट में, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, कि क्या हो रहा है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। इतना समझे नहीं समझे, ये तो पूरी कहानी थी समझाने के लिए। और जो प्योर सॉल्वेंट वाला है उसके बॉइलिंग पॉइंट को TB नॉट से रिप्रेजेंट कर दिया, और जो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है उसको TBS से रिप्रेजेंट किया, ठीक है। तो यहां पर देखो एक बात तो मैं लिख सकता हूं ना यहाँ पर, कि जो सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा, जो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा, हमेशा ही ज्यादा होगा किससे, प्योर सॉल्वेंट से, ठीक है। प्योर सॉल्वेंट से क्या होगा, ज्यादा होगा। तो देखो हम लोग इसकी स्टेटमेंट लिखते हैं, ठीक है, पहले इसका स्टेटमेंट देखते हैं, उसके बाद फार्मूले के ऊपर चलेंगे। तो देखो व्हेन ए नॉन वॉलेटाइल solute dissolve in a pure solvent, dissolve in a pure solvent, then the increment in boiling point is known as elevation in boiling point। उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। कहने का मतलब उसके बॉइलिंग पॉइंट में क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, ठीक है बच्चों। अब देखो हम इसके मैथमेटिकल इक्वेशन पे चल रहे हैं, फार्मूले पे चल रहे हैं। तो एक्सपेरिमेंटली देखो जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है ना, उसको हम लोग डेल्टा TB से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है बच्चों, डेल्टा TB से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को। तो जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है उसको एक्सपेरिमेंटली देखा ये गया कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है मोलैलिटी के। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है, मोलैलिटी के होता है। तो यहां से जब प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आता है जिसको बोलते हैं हम लोग KB इनटू मोलैलिटी, ठीक है बच्चों, KB इनटू मोलैलिटी, ठीक। इसको फर्दर और मैं इक्वेशन को एक्सटेंड करने जाऊं तो मोलैलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो मैं इसको इस तरीके से भी तो लिख सकता हूं कि डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इनटू मोलैलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और नीचे क्या रखते हैं लोग, वेट ऑफ सॉल्वेंट। वो जो वेट ऑफ सॉल्वेंट होता है वो किस में होता है, kg के अंदर होता है, किलोग्राम के अंदर होता है, ठीक है। तो हमें एलिवेशन डेल्टा TB क्या होता है, यहां पर जो डेल्टा TB है वो क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक
ठीक है। और ये जो के बी होता है वो क्या होता है, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, ठीक है। मोलल एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट बोल दो या फिर मोलल एलिवेशन कांस्टेंट बोल दो। और यहाँ सिंपल मोलैलिटी का फॉर्मूला लिख दिया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट किलोग्राम के अंदर। तो बेसिकली हमें देखो ये सारी मोलैलिटी निकालना होता है, सीखा फर्स्ट लेक्चर के अंदर, ठीक है। और केबी की वैल्यू जो होगी वो क्वेश्चन के अंदर दी होगी, तो हम लोग आराम से क्या कर सकते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट निकाल सकते हैं, ठीक है। एक तो ये तरीका हो गया। एक देखो एक फॉर्मूला हमारे पास और है, इस स्टेटमेंट को रफ करने के बाद सिंपल मैं इसी फॉर्मूले को मैं एक्सटेंड करता हूँ, ठीक है, कि क्वेश्चन कैसे भी किस तरीके से ही पूछ सकते हैं। अब देखो ये वाला फॉर्म देखो, इसको यहां लिख रहे हैं डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय यहाँ वेट ऑफ सॉल्वेंट। ये किसके अंदर है, केजी के अंदर, किलोग्राम, और ग्राम के अंदर दिया होगा तो 1000 से मल्टीप्लाई कर लेना भाई, ठीक है। और यहाँ पर डेल्टा टी बी क्या, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और के बी क्या, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, ठीक। इतनी सारी ये चर्चाएं हो गई। और फिर देखो फर्दर आगे हम लोग मूव करते हैं, ठीक है। इसी क्वेश्चन को हम लोग एक्सटेंड कर सकते हैं, बात करें क्वेश्चन किस तरीके से पूछ सकते हैं, तो हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं इसको, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या होता है, गिवन मास, और इधर क्या लिख सकता हूं मैं, मोलर मास लिख सकते हैं ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट यही होता है। फिर नीचे रखेंगे हम लोग वेट ऑफ सॉल्वेंट, ये क्या है, किलोग्राम के अंदर। इतना समझे नहीं समझे? तो हमसे क्वेश्चन के अंदर वो ये भी पूछ सकता है कि जो भी तुमने कोई भी नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डाला हुआ है तो उस नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट का मोलर मास निकालो। तो उसके लिए हमें ये सारा इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए। केवी की वैल्यू तुम्हें मिली होगी, वेट ऑफ सॉल्वेंट लिखा हुआ मिलेगा क्वेश्चन के अंदर, डेल्टा टीबी जो है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट वो भी मिलेगा, ठीक है, वो भी मिल सकता है, ठीक है। और या फिर यही पूछ सकता है कि तुमने जो नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डाला है वो कितने ग्राम डाला है, तो वो गिवन मास निकालना पड़ेगा। तो इन सारी चीजें वैल्यू रखें, हम सिंपल यहाँ से क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। इतना समझे नहीं समझे? फिर देखो मान लो भाई तुम्हारे क्वेश्चन के अंदर डेल्टा टीबी भी नहीं दे रखा, ये भी नहीं दे रखा मेंशन, डेल्टा टीबी भी नहीं दे रखा, तो किस तरीके से निकालोगे? तो एक फार्मूला हमारे पास और आ जाता है डेल्टा टीबी निकालने का, वो होता है सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट में से क्या कर दो, माइनस कर दो किसका, प्योर सॉल्वेंट का, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट। तो हमारा यहां से क्या आ जाएगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है बच्चों। अब यहां देखो ये जो टीबी नॉट है वो क्या है, प्योर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, एक प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक। और ये जो TBS है वो क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है। तो डेल्टा टीबी क्या है, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, और ये क्या है, बॉइलिंग पॉइंट जो है वो सॉल्यूशन का, और ये क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ठीक। और एक बात हमें पता है, ये वाली वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी, ये क्या होगी, कम होगी इससे, क्योंकि सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट स्टार्टिंग बताया था वो किससे होता है, वो ज्यादा होता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो क्वेश्चन के अंदर तुम्हारे से पूछ सकता है, ये सारी चीजें निकालने की इन्फॉर्मेशन दे सकता है। तो ध्यान रखना वहां पर सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट तुमसे डेल्टा टीबी पूछ रहा होगा, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, कुल मिला के तुम्हें इस फॉर्मूले को लगाना है और यहाँ से क्या करना है, मान लो गिवन मास निकालना है, यहाँ से क्या करना है तुम्हें, गिवन मास निकालना है उस नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट का कि तुमने कितना ग्राम उसके अंदर डिसॉल्व किया, ठीक है। तो तुम्हें ये सारी वैल्यू पता होनी चाहिए। तो केवी दे रखा होगा वहां पर, और वेट ऑफ सॉल्वेंट दे रखा होगा क्वेश्चन के अंदर, और डेल्टा टीबी मेंशन ही नहीं होगा। तो डेल्टा टीबी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, इज इक्वल टू TBS, मतलब सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट होगा, और माइनस क्या कर देंगे, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। अब देखो यहाँ पर फिर हमें क्वेश्चन के अंदर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन दे रखा होगा, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट दे रखा होगा, लेकिन प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट नहीं मेंशन कर रखा होगा, क्योंकि हमें पता है वो जो सॉल्वेंट देगा वो वाटर देगा, और वाटर को हमें बचपन से पढ़ते आ रहे हैं भाई 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होता है, और जो फ्रिज की बात करूँ तो वो क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस फ्रीज होता है। तो ये सारी चीज नहीं देता, ठीक। और जो जितना भी दे रखा होगा उसको केल्विन में चेंज कर लेना, ठीक है, किसको में चेंज कर लेना, केल्विन में चेंज कर लेना। और बेसिकली अब देखो मैं चलता हूँ बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर। तो ये बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है, जिस टेम्परेचर पर बॉयल हो जाता है उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता। जो भी कोई तुम्हारा सब्सटेंस है, कोई भी तुम्हारा सब्सटेंस है, ठीक है, उसका जो वेपर प्रेशर होगा वो उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा, तो वही क्या उसका बॉइलिंग पॉइंट। तो कोई तुमसे पूछे कि बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है, तो कोई भी सब्सटेंस है उसका जो वेपर प्रेशर होगा उसके एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होना चाहिए, तो उसी को क्या बोलूंगा मैं, ये क्या होना चाहिए, बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है। तो जो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलते हैं तो उसके साथ दो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज और हमारी बच चुकी है, एक तो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, और साथ में क्या हो चुका है, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट। दोनों की चर्चा हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं, ठीक है।